कुछ ऐसा केस भी होता है जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकालते हैं, तो वो पढ़ेंगे। सामान्यतः लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की गणना करने हेतु संपत्ति के विक्रय मूल्य में से उसकी संपत्ति का इंडेक्स कॉस्ट घटाई जाती है, किंतु कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें हम संपत्ति दीर्घकालीन होने के बावजूद भी उनका इंडेक्स कॉस्ट नहीं ज्ञात करते हैं। इंडेक्स कॉस्ट तो हम जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहता है तो उसी एसेट्स का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, इम्प्रूवमेंट का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं जब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दिया रहे तो। लेकिन कुछ ऐसी भी परिस्थिति हैं जिनमें हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहते हुए भी इंडेक्स कॉस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स का इंडेक्स कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की गणना के लिए इन संपत्तियों के वास्तविक लागत को ही विक्रय मूल्य से घटाया जाता है। वे विशेष परिस्थितियां निम्नलिखित है, जैसे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और डिवेंचर। अगर हमारा कैपिटल एसेट्स है और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है तो इसका हम इंडेक्स वैल्यू ज्ञात नहीं करते हैं, और इसका जो वास्तविक खर्च एक्सपेंसेस हो, ये वास्तविक की लागत हो या इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट हो या एक्विजिशन का कॉस्ट हो, तो उसको नेट सेल कंसिडरेशन में से इसका एक्चुअल वैल्यू को ही हम लेस करते हैं गेंस कैलकुलेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो असेसमेंट ईयर 1988 से 89 से लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और डिवेंचर की इंडेक्स कॉस्ट की गणना नहीं की जाती है, असेसमेंट ईयर 1988 टू 89 के अकॉर्डिंग। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की गणना के लिए इन बॉन्ड्स के विक्रय मूल्य में से उसके वास्तविक मूल्य को ही घटाएंगे, वो तो पहले से ही पता है। दूसरा है अनिवासी यानी नॉन रेसिडेंट की दशा में हम अंश और ऋण पत्रों का हस्तांतरण जब करते हैं, तो एक अनिवासी करदाता ने यदि किसी भारतीय कंपनी से अंशों या ऋण पत्रों को विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया हो तो इनके हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ की गणना करते समय विक्रय प्रतिफल में से हम इनकी वास्तविक लागत ही घटाएंगे। अगर कोई करदाता नॉन रेसिडेंट हो और उसके द्वारा भारतीय कंपनी के अंश और ऋण पत्र, शेयर और डिवेंचर विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जा रहा हो, तो उनके हस्तांतरण से जो उत्पन्न कैपिटल गेंस होती है उसकी गणना करते समय हम उसके विक्रय प्रतिफल में से, सेल कंसिडरेशन में से उसकी वास्तविक लागत यानी एक्चुअल कॉस्ट को ही घटाते हैं। और तीसरा ऐसा पॉइंट्स है, ऐसी प्रतिभूतियाँ, ऐसी संपत्तियाँ जिन पर WDV रिटर्न डाउन वैल्यू के मेथड से ह्रास लगाया जाता है, तो ये हमेशा अल्पकालीन पूंजी संपत्ति माना जाता है और इसका इंडेक्स कॉस्ट हम नहीं निकालते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स था जिसके संबंध में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स रहते हुए भी इंडेक्स कॉस्ट नहीं निकालते हैं। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका हम इंडेक्स कॉस्ट कब निकालते हैं और नहीं निकालते हैं। कब निकालते हैं वो तो पता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के संबंध में ही हम उसका कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालते हैं। देखेंगे इसको, जब करदाता द्वारा संपत्ति प्राप्त करने या निर्माण करने के पश्चात उसके विस्तार, नवीनीकरण या सुधार के लिए कुछ राशि व्यय की जाती है तो इसे सुधार की लागत कही जाती है। संपत्ति के मरम्मत पर किए जाने वाला व्यय सुधार की लागत नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सुधार अथवा वृद्धि करने की लागत का मतलब ये है कि अगर करदाता द्वारा उसके अपने कैपिटल एसेट्स पे अगर इम्प्रूवमेंट का एक्सपेंस किया गया हो, इम्प्रूवमेंट पे यानी उसके संपत्ति के बढ़ोतरी पे, उसके विस्तार करने पे, उसके नवीनीकरण करने पे, सुधार करने पे अगर किसी प्रकार का एक्सपेंस किया जा रहा हो तो वो इम्प्रूवमेंट कहलाता है। तो इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट ऑफ इंडेक्स निकालते हैं। लेकिन अगर करदाता द्वारा उस संपत्ति के मरम्मत में, उस संपत्ति के प्राप्त करने के बाद उसके मरम्मत पे अगर किसी प्रकार का खर्च किया जा रहा है तो संपत्ति की मरम्मत पे किए जाने वाले खर्च सुधार की लागत नहीं कहलाते हैं। तो सुधार की लागत के संबंध में निम्न प्रावधान है, जैसे व्यापार की ख्याति अथवा किसी वस्तु के निर्माण, उत्पादन या प्रक्रिया करने के अधिकार की दशा में सुधार अथवा उन्नति करने की लागत हमेशा शून्य होती है। व्यापार की ख्याति अथवा किसी वस्तु के निर्माण, उत्पादन
अथवा प्रक्रिया करने के अधिकार की दशा में सुधार अथवा उन्नति करने की लागत हमेशा शून्य हो जाती है। दूसरा पॉइंट है, अन्य किसी संपत्ति के दशा में 1 अप्रैल 2001 से पहले किए गए पूंजीगत व्यय जिसमें से सुधार हुआ हो को सुधार व्यय नहीं माना जाता है। अतः पूंजीगत लाभ की गणना करते समय इसके संबंध में कोई कटौती नहीं मिलेगी। इस बी नंबर पॉइंट है, 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद किए गए पूंजीगत व्यय जिसमें संपत्ति में सुधार हुआ हो तो इसके संबंध में पूंजी लाभ में से कटौती मिलेगी। अब कैपिटल गेंस एग्जेम्प्टेड टैक्स फ्री, कौन कौन सी कैपिटल गेंस में एग्जेम्प्ट मिलता है और कितना टैक्स फ्री होता है उसका भी कुछ प्रावधान है। उसके लिए हमको कुछ सेक्शनें पढ़ने पड़ेंगे। आपका जो असेसमेंट ईयर होगा उस असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग ही अपने बुक के हिसाब से वो डिडक्शन का सेक्शन पढ़ लीजिएगा। जैसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54, 54B, 54D, 54EC, 54EE, 54F, 54G, 54GA और 54GB, 54H में कुछ दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्तियों के हस्तांतरण पर होने वाले पूंजीगत लाभ के करमुक्त होने के संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। इन धाराओं में करदाता को कर से छूट तभी प्राप्त होता है जबकि उसने दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि का प्रयोग कुछ निश्चित संपत्तियों को खरीदने अथवा बनवाने के लिए किया हो। मतलब इन सेक्शन के अंतर्गत करदाता को कर में छूट तभी मिलेगा जबकि करदाता द्वारा कोई दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति खरीदने बनवाने में उसका इन्वेस्टमेंट हुआ हो तभी डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम इलस्ट्रेशन देखेंगे और इलस्ट्रेशन करते करते भी इन सेक्शन को, इन एजम्पशन वाला सेक्शन को हम पढ़ते चलेंगे और इस पे आधारित इलस्ट्रेशन बनाते चलेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। मिस्टर कृष्णा परचेज्ड ए पीस ऑफ लैंड ऑन 4 January 1998 for 50,000. This land was sold by him on 2 September 2019 for 15 lakhs. The market value of land as on 1 April 2001 was 1 lakh rupees. Expense on sale were 2% of transfer price. Compute the capital gains taxable for the assessment year 2020 to 21. Assume the cost inflation index cost for 2019 to 20 to be 229। कह रहा है कि श्री कृष्ण जो है 4/1/1998 को एक लैंड 50,000 रुपये में खरीदा। उसने 2/9/2019 को 15 लाख रुपये में बेचा। 1/4/2001 को उस लैंड का उचित बाजार मूल्य 1 लाख रुपया था। बिक्री व्यय हस्तांतरण मूल्य के 2% हुए। मतलब कि 15 लाख रुपये में उसने हस्तांतरण किया तो 15 लाख का 2% जो हुआ उस सेल एक्सपेंसेस हो गया। कर निर्धारण वर्ष 2020 टू 21 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। यह मान लीजिए कि लागत सूचकांक 2019-20 के लिए 289 रुपीज़ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसने लैंड कब खरीदा। तो 4/1/1998 का ही केस है और उसने बेचा कब 2/9/2019 यानी 2019 में सितंबर को, 2 सितंबर को उसने बेचा। तो ये लैंड करदाता के पास कितने समय तक रहा उसके हिसाब से ही ना हम ये कैपिटल एसेट्स है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है उसको तय करेंगे। तो ये इसके पास 36 महीना से बहुत ज़्यादा दिन तक ने ये लैंड उसके पास रहा श्री कृष्ण के पास। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेंस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21। सेल्स प्रोसीड्स ऑफ लैंड, लैंड को जितने में बेचा गया, जितने में सेल किया गया उस अमाउंट को 15 लाख रुपया हमने लेंगे। इसने 15 लाख रुपया, उसके बाद उसमें से लेस करेंगे उस लैंड के ट्रांसफ़र पे जितना एक्सपेंस हुए हो। तो उस लैंड के ट्रांसफ़र पे बिक्री व्यय हस्तांतरण मूल्य के 2% यानी 15 लाख का 2% हस्तांतरण हुआ है
एक्सपेंस हुआ है ट्रांसफ़र पे, तो वो 30,000 रुपया 15 लाख का जब 2% हम निकालेंगे तो 30,000 रुपया आएगा। इन दोनों इसको इसमें से हम लेस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा नेट सेल कंसिडरेशन, मतलब कि कुल मतलब शुद्ध बिक्री विक्रय मूल्य कितना होगा। शुद्ध विक्रय प्रतिफल 14,70,000 रुपया आ गया। फिर उसमें से हम लेस करेंगे उस लैंड का एक्विजिशन कॉस्ट, वास्तविक लागत। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो वास्तविक लागत का हम इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे जब उसका इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इंडेक्स कॉस्ट अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख है, उसने खरीदा कितना में 50,000 रुपये में खरीदा था, और 1 अप्रैल 2001 का उसका उचित बाजार मूल्य 1 लाख रुपया है। तो इन दोनों में से ये अधिक है, यानी वो ज़्यादा अमाउंट को लेगा इन दोनों। उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो प्राप्त करने की लागत उसके द्वारा जो क्रय किया गया हो वास्तविक लागत मान ले, या 1 अप्रैल 2001 का वास्तविक बाजार मूल्य मान ले। तो उसके लिए 1 लाख रुपया ज़्यादा है, यानी लागत उसका जब ज़्यादा रहेगा तो प्रॉफिट कम आएगा, जब प्रॉफिट कम आएगा तो उसका टैक्सेबिलिटी घट जाएगा, तो उसको फ़ायदा होगा। इसलिए हम यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ को ही लेंगे। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज़ ले लिया, और उसमें से हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब कि जिस वर्ष में हम उस एसेट्स का ट्रांसफ़र करते हैं उस साल का हम इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर डिवाइड करते हैं जिस वर्ष में उसने परचेज़ किया हो, उस एसेट्स को परचेज़ किया हो। तो उसने एसेट्स का तो परचेज़ किया है 1/4/1998 को ही, तो इसका उचित बाजार मूल्य हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ये लिए नहीं है। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य ही मान लिया है। तो हम 1 अप्रैल 2001 का जो इंडेक्स वैल्यू होगा उस इंडेक्स वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ पे 50,000 रुपया रहता तो जिस वर्ष उसने खरीदा है उस वर्ष का इंडेक्स वैल्यू से हम डिवाइड करते, लेकिन वैसा नहीं है। तो हमने 1 लाख रुपया उचित बाजार मूल्य 1 अप्रैल का मान लिया है 2001 का, तो 2001 का इंडेक्स वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे, तो 2,89,000 रुपया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। तो इसको हम नेट सेल कंसिडरेशन में से लेस करेंगे, तो जो टोटल आएगा कैपिटल गेंस आएगा 11,81,000। तो ये टैक्सेबल कैपिटल गेंस कहलाएगा। देखिए नोट में यहाँ पे दिया हुआ है, चूँकि वास्तविक लागत 1998 में 50,000 रुपया है और 1/4/2001 का इसका उचित बाजार मूल्य 1 लाख रुपया है, तो जो वास्तविक लागत से अधिक है, जो कि वास्तविक लागत से अधिक है, अतः हम 1 अप्रैल 2001 का उचित बाजार मूल्य ही मूल्य की लागत होगी जिसका इंडेक्सिंग किया जा रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये इलस्ट्रेशन समझ में आ गए होंगे। वैसे ही बारी बारी से हम लोग आगे इलस्ट्रेशन अपना करते जाएंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो मिस ना कर पाए आप। थैंक यू।